जी प्लीज कंफर्म एनीवन एवरीथिंग इज क्लियर एंड फाइन ऑडिबल विजिबल। यस अब्दुल आजाद। योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली। जी रिफात परवीन आप बताएं। आवाज़ क्लियर है? पीपीटी विजिबल है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, सब ठीक है। जी जी वालेकुम अस्सलाम। हैव यू सीन द प्रीवियस सेशन यानी लॉजिकल रीजनिंग? जी सर। ओके ठीक है। तो चलिए इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द पीडीए यानी पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है। ये एक ऐसी यूनिट है जिसका हमने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया होगा अगर आपने क्लासेस को ज्वाइन किया है, आपने अगर रिकॉर्डेड वीडियोस जो है पूरे लेक्चर देखे होंगे पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के, तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा सेशन है कि अगर हमारा बैकग्राउंड जो है किसी मदरसे से होता है या फिर किसी आर्ट वगैरह का बैकग्राउंड होता है जहाँ पर हम साइंस का टचअप नहीं लेते हैं, तो थोड़ा सा हमें दुश्वारी आ जाती है। बट हमने बहुत सारे ऐसे टर्म हैं, ऐसे कंसेप्ट हैं जिनका वहाँ पर माना भी लिख दिया है, उर्दू में भी निमोनिक्स वगैरह आपको बना दी है, बता दी है। तो अगर आप उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर लेंगे दैट विल इनफ फॉर यू। ठीक है, फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन दिस इज इनफ फॉर यू। यानी ये आपके लिए इतना काफी रहेगा अगर आप इन्हीं चीजों को समेट लेते हो। तो आज की क्लास जो है उन्हीं चीजों पर बेस्ड जो है हम पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। हम समझेंगे यानी कुछ क्वेश्चन जो है आपके इजी टू मॉडरेट हैं, कुछ मॉडरेट टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। तो सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड वी विल जस्टिफाई एंड चेक अप द योर नॉलेज। ठीक है, तो चलिए आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल इश्यूज विच आर लोकल इन नेचर। ठीक है, देखिए इन्वायरमेंट जब वर्ड यूज किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जहां पर हम रहते हैं, जैसे आपका अपना जो घर है और उसके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी माहौल है, जो भी जमीन है, जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी इंसान है, वो सारे के सारे जो है आपके आसपास की जो एरिया है वो इन्वायरमेंट का ही पार्ट बनती है। तो आपको इन्वायरमेंट के उन इश्यूज को बताना है जो लोकल इन नेचर है यानी लोकल लेवल पर पाए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर है क्या, अगर आपने क्लास पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओजोन लेयर जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर इट इज अ लेयर दैट फाउंड इन अवर एटमॉस्फेयर या इन अवर इन्वायरमेंट दैट प्रोटेक्ट द अल्ट्रावायलेट सन रेज। ठीक है, यानी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सन रेज से ये क्या करती है, हमें प्रोटेक्शन देती है। मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूं, जब भी सूरज निकलता है, ठीक है, मान लीजिए ये सूरज है, ये निकल रहा है, तो उससे जो ये शुआएं आ रही है यानी सूरज की जो किरणें निकल रही हैं, तो ये दो तरीके की इसके अंदर क्या होती है, शुआएं होती है, किरणें होती है। एक अच्छी होती है, दूसरी बुरी होती है, जिसको हम बोलते हैं यूवी रेस। ये यूवी रेस का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, या इसको बोला जाता है एच यूवी यानी हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। यानी जो बुरी रेडिएशन होती है उसको हम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के नाम से जानते हैं। और ये ओजोन लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, ये क्या करती है, इस रेस से हमारी हिफाजत करती है। अगर ये इस रेस से हिफाजत ना करे तो ये डायरेक्टली जमीन पर आएगी, जहां पर पेड़ पौधे होते हैं, ह्यूमन होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी स्किन डैमेज हो जाएगी। पेड़ पौधे जितने भी प्लांट हैं सारे के सारे क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की डिसीजेज या बीमारियां जो है जनरेट हो सकती हैं, पैदा हो सकती हैं। ठीक है। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो आपको मालूम होगा कि हम लोग आज के इस दौर में इतनी ज्यादा इंडस्ट्री को यूज कर रहे हैं, इतने सारे केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर हमारी क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, यानी खराब हो रही है, कम हो रही है, पतली हो रही है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि ऑप्शन ए जो है आपका सब में है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। वैसे ये लोकल इन नेचर प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम है। ठीक है, बट ये सारे ऑप्शन में यहां पर दिया गया है तो इसलिए हमें इसको कंसीडर करना ही करना है। ठीक। अब यहाँ पे लेक पॉल्यूशन, लेक का मतलब होता है झील, तो ये आपकी लोकल लेवल की प्रॉब्लम नहीं। लोकल लेवल की प्रॉब्लम का मतलब आप बोल सकते हो जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रॉब्लम, विलेज लेवल की प्रॉब्लम। ये आपकी नेशनल लेवल की प्रॉब्लम है, जैसे पूरे इंडिया के अंदर जो है लेक का पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, किसी एक जगह एक विलेज में लेक नहीं होती, ये नेशनल लेवल की होती है, बड़ी बड़ी होती है। ठीक है।
हाँ, सोयल इरोजन, मिट्टी का कट जाना, तो ये आपको विलेज में मिलेगा। जब बारिश होती है तो आप देखोगे कुछ खेतों की मिट्टियां जो है कट जाती है, बिल्कुल वो गड्ढे में वो खेत जो है तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। यानी वो सारी मिट्टियां जो है बिल्कुल गिर जाती है, धंस जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आपकी एक लोकल लेवल की प्रॉब्लम मानी जा सकती है। क्लाइमेट चेंज, ये भी आपकी एक इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम है। इसी को हम इलिमिनेट अगर कर देंगे, यहां से हमने निकाल दिया 4, यहां से 4 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये है आपका सिस्टम। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि ये भी आपका लोकल लेवल का प्रॉब्लम है। बहुत सारे विलेज या बहुत सारे गांव में आप देखेंगे वहां का पानी खारा होता है, वहां के पानी में जो है बालू निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसे पानी को अगर आप कंज्यूम करोगे, यूज करोगे, या ऐसे पानी का इस्तेमाल आप खेतों के लिए कर रहे हो, तो आपकी जो फसलें हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। यानी इसका जो इम्पैक्ट है बहुत बुरा हो सकता है आपकी फसल के लिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचड़े जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लोकल लेवल पर काफी ज्यादा कचड़े होते हैं, मुख्तलिफ तरीके के कचड़े आपको देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे जो है सिर्फ सॉलिड कचड़ा ही बोला गया, यानी ऐसा कचड़ा जो जिसके अंदर शीशी होती है, प्लास्टिक के कचड़े होते हैं, यानी ये सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है। जल्दी ये सारी चीजें नहीं गलती हैं, ठीक। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? सर एक नंबर जो था, एक नंबर में हम्म। वो, हाँ तो वो तो आपने बोला था जे डिप्रेसिंग ऑफ ओजोन लेयर जी तो इंटरनेशनल के लिए है, तो ये नंबर में तो 1 है जी अभी। जी बिल्कुल, आप देखोगे तो ए नंबर में भी 1 है, बी में भी है, सी में भी है, डी में है, ठीक है। तो यानी हमें ए को तो लेना ही लेना है, बट ए के बाद हमें देखना है कौन सा लोकल इन नेचर का पार्ट बनेगा, ठीक है। हम्म, जी, सम टाइम ऐसा यस। होता है कि हमें ऑप्शन की फ्रेमिंग के हिसाब से ही आंसर देना होता है, तो आपकी जो नजर है ना वो हर तरफ दौड़नी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 208, विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन कॉन्फ्रेंस या समिट एडॉप्टेड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो फॉलोइंग में से कौन सी ऐसी कॉन्फ्रेंस या समिट है जिसने एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन को एडॉप्ट किया था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। यानी वो कौन सी समिट है जिसके अंदर हमने एजेंडा 21, प्रोग्राम ऑफ एक्शन को हम दूसरी टर्मों में क्या बोलते हैं, एजेंडा 21 बोलते हैं, ठीक है। 21 का मतलब क्या है कि यही जो अभी हमारी सेंचुरी चल रही, 21st सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं, उसके लिए जो हमने एक एक्शन लिया था, जो एक प्रोग्राम बनाया था कि हमें इस सेंचुरी के अंदर क्या क्या करना है ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को सस्टेन करके रख सकें, बेहतर से बेहतर बनाकर रख सकें। तो ये काम हमने किस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया था? एनीवन? ऑप्शन बी, गुड, रियो डी ठीक जेनेरियो है। तो ये है कॉन्फ्रेंस। आपका रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, ठीक है। यानी वहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, और कब हुई थी? 1992 के अंदर हुई थी। इसके अंदर जो है कुछ फर्दर एजेंडाज हमने डिस्कस किए थे, और उसी एजेंडा को वी कुड से या वी कॉल्ड, हम क्या बोलते हैं, एजेंडा 21 बोलते हैं। देखिए, रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस को अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, यानी इसका पूरा फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसने प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसी को हम जानते हैं एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। तो इट इज द सिंपल स्लाइड, यानी शॉर्ट स्लाइड। बाकी डिटेल में जो है हमने आपको क्लास के अंदर पढ़ाया है, तो वहां पर आप पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको और विजिबल एंड क्लियर होंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 209, फॉर इंकरेजिंग वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस एंड एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अवर इन्वायरमेंट, यूएनईपी फोकस ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2019 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स, ठीक है। देखिए, इट इज अ प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ 2029, यानी 2019 का ये क्वेश्चन है। और आपको मालूम है कि हर साल हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। तो यानी 2019 में 5 जून को जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था यूएनईपी की जानिब से। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की जानिब से जो हमने 2019 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया था, तो उसकी थीम क्या थी? जैसे आप लोग मैरिज डे मनाते हो, एनिवर्सरी डे, चिल्ड्रन डे, ये सारी डे लोग मनाते हैं ना, तो इन्वायरमेंट डे भी मनाया जाता है, वाटर डे भी मनाया जाता है, अर्थ डे भी मनाया जाता है। ये सारी चीजें जो है मनाई जाती है इन्वायरमेंट के कंसेप्ट में। तो उसी कंसेप्ट में हमें इस क्वेश्चन को जो है देखना और बताना है। बाकी ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको अगर आप ना भी याद रखो तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है।
जैसे वो था बीट एयर पॉल्यूशन, लेकिन हमें 2025 की थीम जरूर याद रखना है। द थीम फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 वाज बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, 2019 वाली एयर पॉल्यूशन थी और 2025 वाली जो है वो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। यानी हमें प्लास्टिक के पॉल्यूशन को क्या करना है, मात देना है, रोकना है, कम करना है। ठीक है, चलिए। Which of the following indicates the objective of United Nations Framework or Convention on Climate Change? तो यूएनएफ ट्रिपल सी के ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी यूएनएफ ट्रिपल सी जो है वो किस चीज के लिए बनाई गई थी ये, यानी ये कब बनाई गई थी, 1994 के अंदर जो है ये बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इन जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इन सारी चीजों से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो बताइए क्या है। ऑप्शन बी सर। देखिए, this is wrong. The correct answer option 1, to stabilize the greenhouse gases concentration in the atmosphere। देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब आप बोल सकते हो मिकदार, आप लेवल बोल सकते हो। ठीक है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस की जो मिकदार है, जो लेवल है, उसको स्टेबिलाईज्ड करना है। स्टेबिलाईज मीन्स यानी यू प्रिवेंट द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, इसी तरीके से यू स्टेबिलाईज द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल करना है, ग्रीन हाउस गैसेस के इस्तेमाल को रोकना है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जमने से, एटमॉस्फेयर में रुकने से, वहां पर ट्रैप होने से। क्योंकि ये सारी डिफिनेशन और ये सारी जो है बैकग्राउंड जो है इन्वायरमेंट के अंदर आपको बताया गया होगा कि ग्रीन हाउस होती क्या है, ग्रीन हाउस किस तरीके की गैस है। कुछ नेचुरल भी होती हैं, कुछ मैन मेड भी होती है, यानी हमारी अपनी एक्टिविटी की वजह से जो है ये गैसेस निकलती हैं, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में काफी दिक्कत होती है। गर्मी के मौसम में जो आपको इतनी ज्यादा गर्मी महसूस होती है, उसका सारा कारण जो है इन साइंटिफिक टर्म या इन जियोग्राफिकल टर्म में अगर आप समझोगे तो वो है सिर्फ और सिर्फ द बिगेस्ट रीजन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही जो है हम बहुत ज्यादा जो है मुसीबतें और परेशानियों का सामना करते हैं इन विंटर सेशन, सॉरी इन समर सेशन। ठीक है, ग्रीन हाउस एक ऐसी गैसेस है जो अगर निकलती है तो वो आपके एटमॉस्फेयर में यानी आसमानों में ऊपर जाकर ट्रेप हो जाती है। जब वो ट्रेप हो जाती है तो वहां पर वो बजी रहती है और ये एक तरीके की गर्म गैसेस है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म रहता है। ठीक, तो ये जो कन्वेंशन इसीलिए लाई गई थी ताकि हम लोग कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल करें, या हम ऐसा काम ना करें जिससे ग्रीन हाउस गैसेस निकले, उसको हमें स्टेबिलाईज्ड करके रखना है, यानी एक तरीके से हमें बैलेंस बना के रखना है। ना हमें ज्यादा निकालना, ना ही हमें कम निकालना है। क्योंकि कुछ नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है, जो बाई गॉड आपके इन्वायरमेंट में दी गई है, यानी कुदरत ने कुछ रखी हुई है जो आपके अर्थ के टेम्परेचर को बराबर करके रखती है। यानी अगर यही ग्रीन हाउस गैसेस ना रहे तो हम लोग इतना ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे ठंडा हो जाएगा कि इंसानों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो नेचुरल जो ग्रीन हाउस गैसेस है जिसको खुदा ने रखा है वो तो रहना चाहिए। लेकिन आजकल दुनिया नई नई चीजों पे काम कर रही है, नए नए टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से वो ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार बहुत ज्यादा हो गई है। मान लीजिए अगर कुदरत ने जो है 100 पॉइंट रखा था तो इतना ज्यादा हो गई है आज के दौर में कि वो 500 से जो है अबव जा रही है। अब ये जो लेवल 400 अब वो बढ़ा हुआ है तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो हमें दिखेगा। तो वो किस पे दिखता है, इन्वायरमेंट पे दिखता है। पेड़ पौधे जो है गर्मियों में सूख जाते हैं, इनफैक्ट ह्यूमन भी मर जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन को के जीने के लिए जो है दिक्कतें, मुसीबतें, परेशानियां, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसीलिए ये कन्वेंशन साइन की गई थी इन 1994 में, और ये भी आपका उसी अर्थ समिट का ही आउटकम था ये कन्वेंशन। ठीक है, कि हमें इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबिलाईज्ड करके रखना है। इज दिस क्लियर? जी, चलिए। आइडेंटिफाई द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको बताना है कि पूरे 17 गोल्स जो हैं, ठीक है, 2015 में ये गोल आए थे और इसका टारगेट है 2030 तक, यानी पूरे 17 गोल हैं। ठीक है, उन 17 गोल में से यहाँ पे कौन कौन सा गोल है, एनीवन?
Who will willing to give answer? ऑप्शन डी सर। जी, देखिए, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, एवरीवन शुड ट्राई टू गिव आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है आप आंसर दोगे, आप अपने जो है ऑब्जर्वेशन के बेस पे, अपनी नॉलेज के बेस पे, आप लोग चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या है कि आपकी थिंकिंग खुलेगी, आप अपने दिमाग पे जोर दोगे। यानी ऐसा तो लगेगा कि यानी मैं 20 या 25 क्वेश्चन जो भी इस क्लास में आपको कराए जा रहे हैं, तो आपने मतलब आप जो है क्वेश्चन का आंसर दे रही हैं, तो आपको ये रियलाइज तो होगा कि मेरे सारे के सारे जो है आंसर गलत जा रहे हैं, या मेरे 5 क्वेश्चन जो है सही हुए, या मेरे 10 क्वेश्चन जो है सही हुए। तो इससे क्या होता है कि हम दिमाग पे थोड़ा सा एक प्रेशर डालते हैं, एक जोर डालते हैं, जिसकी वजह से हमें ये रियलाइज भी होता है, और हम इसके लिए फिर मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि ताकि इसी क्वेश्चन को हम अच्छे से लगा ले, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हमसे गलती ना हो, ठीक है। सिर्फ वो आलस्यमा यानी सुनना मेरे ख्याल से बेहतर तो होता है, लेकिन वो लोग सुने जिन्होंने पढ़ लिया है, जिन्होंने रिवीजन कर लिया है, जिन्होंने सारी चीजें कर ली, तो वो सुनते हैं, तो उनके लिए तो बेहतर है। लेकिन अगर आप लोग पढ़ रहे हो, आपने चीजों को कवर किया हुआ, अभी आप प्रैक्टिस के मरहले में हो, तो आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जीरो हंगर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आपका पहला इसका जो गोल है वो है पॉवर्टी, ठीक है, यानी हमें क्या करना है, अपने इंडिया से जो है पॉवर्टी को हटाना है। फिर सेकंड गोल हमारा जो है वो जीरो हंगर है, ठीक। फिर उसी तरीके से थर्ड है यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। हमें ज्यादा से हमें क्या करना है कि जितने भी मतलब भारत के अंदर जो है बच्चे हैं, सबको जो है हमें प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, यानी बच्चों के लिए यहाँ पर बात की गई थी, जबकि ऐसा अभी भी होने से रहा नहीं। 5 साल और बचे, देखिए क्या क्या होता है। और इसी तरीके से क्लीन वाटर और सैनिटेशन की यहाँ पर बात की गई थी। जैसे बहुत सारे ऐसे ट्राइब एरिया में आप देखोगे, खास तौर पर आप जो है चंडीगढ़ में चले जाइए, ठीक है। और इसी तरीके से चंडीगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ जिसको बोलते हैं, वहां पे ट्राइब काफी पाए जाते हैं ना। और भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं आपके इंडिया के जहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं, उनके लिए पानी का इंतजाम जो है करना, या उनको पानी लेना बहुत मुश्किल होता है, उनको इन सारी चीजों का सामना करना। वो ट्राइब कैसे ही अपनी मतलब जंगलों से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वो तो वही लोग जानते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हम लोगों के ही कुछ एरिया में आप देखेंगे जहां पर साफ पानी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं, कहीं पर खारा पानी है, कहीं पर बालू वाला पानी, कहीं पर कीचड़ वाला पानी है। तो किस तरीके से लोग जो है अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये सारे गोल यहाँ पे तय किए गए थे कि हमें अपने भारत को क्लीन बनाना है, सस्टेनेबल, मतलब सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि यानी ऐसा हम डेवलप करेंगे, ऐसा डेवलप करेंगे कि कभी जो है वो बैक ना हो पाए, यानी हमेशा वो आगे ही रहे, तरक्की की राह पर गामजन रहे। ये चीज इसका मतलब होता है इन 17 गोल्स का। फिर इसी तरीके से आपका यहाँ पर है क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, यानी हमें क्या है, अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा करके रखना है, ताकि कुछ ऐसी बुरी चीजें या फिर बुरी आफत या मुसीबत जो है इन्वायरमेंट के अंदर ना आने पाए। चलिए, द मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिफर टू। मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किया गया था, ये किस लिए ये जो है किया गया था। अभी जो पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने कुछ लेयर्स के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दी थी, तो उसी लिए ये मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। ऑप्शन बी, ओजोन डिप्लेशन सस्टेन। गुड, ठीक है। फेजिंग आउट द कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ठीक है, यानी सब्सटेंस का मतलब हो गया वो केमिकल, ठीक है। ये सब टेक्निकल टर्म है, वो केमिकल आप बोल सकते हो, ठीक है, यानी जो केमिकल को हम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर क्या हो रही है, एक तरीके से डिप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी वजह से लाया गया था, ताकि हम यानी इनके अंदर कुछ 7 तरीके के केमिकल की लिस्ट बनाई गई थी, और ये आइडेंटिफाई किया गया था कि यही 7 केमिकल की वजह से जो है हमारी ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, खराब हो रही है। तो इसी वजह से कहा जाएगा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का जो प्रोडक्शन है, यानी जो हम यूज कर रहे हैं, यानी जो हम बना रहे हैं, कंजप्शन जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हमें क्या करना है, फेज आउट करने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे जो है हमें उसके इस्तेमाल को और उसको बनाने को, यानी उसके प्रोडक्शन को हमें क्या करना है, कम करना है। यानी ये जो 7 केमिकल इसके अंदर है ना, जैसे हेलोन्स है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इस तरीके की बहुत सारी गैसेस, यानी 7 गैसेस इसके अंदर हैं, जिनको हम केमिकल या गैसेस के नाम से जानते हैं।
यानी इन गैसेस का इस्तेमाल जो है इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। एसी बनाने में यूज होता है, फ्रिज बनाने में यूज होता है, इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर जो आपके ये सल्लाजा वगैरह होते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों में जो है इन गैसेस का काफी इस्तेमाल होता है। जब ये गैसेस का हम इस्तेमाल करते हैं यानी बनाते हैं, तो इसको हम कंज्यूम भी करते हैं यानी यूज भी करते हैं। तो जब हम यूज करते हैं तो ये उड़कर कहाँ जाती है, हमारे आसमान पे जाती है, जिसकी वजह से जो है लेयर वहां पर मौजूद होती है वो ऊपर अर्थ पर, तो क्या होता है उसी से हमारी ओजोन लेयर क्या होती है, खराब होती है, डिप्लीट होती है। तो इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था जिसके अंदर इन गैसेस को आइडेंटिफाई किया गया था कि हमें क्या करना है, इसको फेज आउट करना है ताकि हम ओजोन लेयर को बचा सके। चलिए, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज द एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये किस मिनिस्ट्री की जो है एजेंसी है? होम अफेयर्स। बिल्कुल। तो अभी ये जो है होम अफेयर्स के अंदर आती है। जैसे आप देखते हो ना, कहीं पर भी दंगा होता है, कुछ भी होता है, तो हर जगह लोग बोलते हैं कि अमित शाह जो है अभी हमारे कंट्री के क्या है, होम मिनिस्टर हैं। तो लोग कहते हैं कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी आपके अंदर है कि अगर कहीं पर आफत आए, मुसीबत आए, कोई भी चीज ऐसी आए, तो वो होम मिनिस्ट्री ही जो है उन सारी चीजों को क्या करती है, मैनेज करके रखती है। चलिए, मिथेन इज अ ग्रीन हाउस गैसेस इज इमिटेड फ्रॉम, देखिए मिथेन भी आपकी एक ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ये किन किन सोर्सेस से निकलती है? क्या ये लैंडफिल यानी कूड़ा फेंकने का जो गड्ढा है, ठीक है, वहां से निकलती है? कंस्ट्रक्शन डेब्रीज, ठीक है, यानी जो भी तामीर होती है, जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे घर वगैरह जो टूट जाते हैं, जिस डेब्रीज मींस मलबे, यानी छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं सीमेंट के, ईंटों के, उनसे निकलती है। विटलैंड यानी दलदल जमीन से निकलती है, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, जैसे लैपटॉप खराब है, बैटरी खराब है, ठीक है, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर आएंगे। तो किन चीजों से मिथेन गैस जो है आपकी निकलती है? ऑप्शन बी सर, ए सी डी। वेरी गुड, प्लीज गिव यू 2 मार्क्स। देखिए लैंडफिल क्या होती है, मिथेन एक ऐसी गैसेस है जो गंदी जगहों से या गंदी एरिया से जो है काफी निकलती है। आपके गोबर से भी निकलती है, ठीक है, लैंडफिल जहां पर हम कूड़ा फेंकते हैं, कूड़ा को हम दफनाते हैं, जलाते हैं, वहां से भी निकलती है। विटलैंड, विटलैंड किसको बोलते हैं, दलदल जमीन, यानी ऐसी जमीन जो देखने में आपको लगेगा कि ऊपर पानी तो नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर खड़े होगे तो आपका पाँव जो है अंदर चला जाएगा, जिसको हम दलदल बोलते हैं अपनी जुबान में, ठीक है। तो उसी को विटलैंड कहा जाता है इंग्लिश में। बाकी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से भी जो है ये सारी चीजें निकलती हैं। अब देखिए मिथेन आपको मालूम हो गया कि ये क्या है, एक तरीके की ग्रीन हाउस गैसेस है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर उसके सोर्स के बारे में आपसे पूछ लिया गया और वो क्वेश्चन भी है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि अगर आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिथेन के बारे में मिलेंगे, मिथेन के सोर्सेस के बारे में मिलेंगे, कहाँ से निकलती है, कहाँ से नहीं निकलती है। तो इन सारी चीजों को आप जहन में रखो, माइंड में रखो। नहीं होता तो इसको रट भी लिया करो ताकि वो आपके माइंड में याद रहे। ये सारा काम हम लोगों ने भी किया है, तो आपको भी शुरुआती मरहले में करना ही पड़ेगा। चलिए, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग का क्या मतलब होता है? अगर आप लोगों ने अंबानी का घर देखा होगा, आपको लगेगा कि यानी नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा पेड़ ही पेड़, यानी फुलवारी लगी हुई है, ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। ये जो है ना, आपने देखा होगा तस्वीरों में जो घर होते हैं, ये पूरी फुलवारियां जो लगी होती, इसी को हम बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग। जनरली जो है ये मतलब क्राउडेड एरिया में ये ऐसे घर या ऐसी जगह या लोकेशन आपको नहीं मिलेंगी। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब एक तरीके से ये एक डिजाइन है, एक स्ट्रक्चर है जो ऐसी एरिया में लगाए जाते हैं जहां पर ये कम पानी का इस्तेमाल करे, कम एनर्जी का इस्तेमाल करे, आपको एक साफ सुथरा इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड कर सके, ठीक है, यानी एक हेल्दी लाइफ आपको प्रोवाइड कर सके। ऐसा लग रहा है कि पूरे घर पे फुलवारी लगी हुई है ना, बिल्कुल नहीं। कि क्या है, इसी को हम बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग। इससे क्या है, अगर आप इस घर में रहोगे तो आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा, साफ सुथरा इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है, एनर्जी की बचत होगी, क्योंकि आपको हवा मिलती रहेगी, साफ सुथरी हवा आपको मिलेगी, आपका मन और दीगर सारी चीजें आप मतलब खुद ब खुद आपका बना रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप देखोगे, यहाँ पर कहा गया है क्या ये जो है मिनिमम एनर्जी का इस्तेमाल करता है? जी हाँ। ये वेस्ट जनरेट करता है? बिल्कुल नहीं। ये अलॉट ऑफ वाटर को कंज्यूम करता है, यानी क्या ये ज्यादा पानी का इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल नहीं। ये नेचुरल रिसोर्स की जो है तहफ्फुज करता है, ठीक है, यानी जो भी हमारी नेचुरल चीजें हैं उनको भी ये क्या करता है, बचाता है, ठीक। फिर इसी तरीके से क्रिएट स्पेस फॉर हेल्दी लिविंग, इसी तरीके से एक हैप्पी या एक सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए एक जगह ये बनाता है। आप खुद सोच लो कि अगर आपको इस घर में रहना हो तो आप एक फ्री अपने आप को महसूस करोगे,
और इसी तरीके से आपकी सुबह बिल्कुल सुहानी होगी, शानदार हरा हरा नज़ारा आप देखोगे, तो एक हेल्दी लाइफ आपकी यहाँ पर जो है अच्छी होगी, एक अच्छी जगह होगी, एक हैप्पी या हेल्दी लाइफ जो है जीने के लिए। ठीक है, चलिए। The share of which of the following source of energy in electricity generation in India at present is the least? देखिए ये क्वेश्चन जो है वैसे 2022 के अराउंड का ये क्वेश्चन है, क्योंकि इट इज अ प्रीवियस क्वेश्चन, बट आज में यानी इन प्रेजेंट टाइम दिस क्वेश्चन इज फिट इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, यानी पहले भी ये मतलब कम था, आज भी जो है ये कम है, प्रेजेंट टाइम में भी अगर हम देखेंगे तब भी जो है ये इस एनर्जी जनरेशन का सोर्स जो है इंडिया के अंदर कम ही है। तो बताइए वो कौन सी एनर्जी है? सोलर एंड विंड हो सकते हैं सर। नो नो नो, देखिए थर्मल एनर्जी ये वो एनर्जी होती है जो हम भाप से बनाते हैं। ठीक है, जैसे पानी गर्म करके बनाते हैं। जी सोलर जो हम धूप से, विंड जो हम हवा से, हाइड्रो जो हम ये भी हम पानी से बनाते हैं। यानी जी इसमें भाप नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये पानी से बनती है। ठीक है, जो बड़े बड़े नदियों में डैम लगे होते हैं ना, वो इसी से बनती है। ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, यानी जो हमारी एटॉमिक एनर्जी है। ठीक है, अभी भी हम प्रेजेंट टाइम में भी 3% ही हैं। ठीक है, यानी इंडिया अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी जो है 3% ही है न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में। द शेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया एट प्रेजेंट टाइम इज द लीस्ट। ठीक है, तो हम प्रेजेंट टाइम में भी जो है अभी कितने हैं, 3% है। ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन प्रेजेंट टाइम भी जो है हम न्यूक्लियर एनर्जी में 3% है। यानी बाकी एनर्जियों के मुकाबले में, थर्मल, सोलर, विंड, हाइड्रो के मुकाबले में सबसे कम जो है हम न्यूक्लियर में है। ठीक, चलिए। एक्सपोजर टू नॉइस पॉल्यूशन कैन कॉज, ठीक है, यानी हद से ज्यादा अगर नॉइस है तो उससे क्या कॉज हो सकते हैं, यानी उसकी वजह से क्या मुसीबतें आ सकती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं हमारे अंदर, ये बताइए। तो स्लीपनेस हो सकता है सर, बी नंबर। ठीक, तब स्पीच इंटरप्रेस हो सकता है। तब एफ नंबर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। और ई नंबर हियरिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ई नंबर, तो उस हिसाब से ए नंबर सही है। वन, डी सी। वन की या टू? ओ, वन ए नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन। ओके, यानी अकॉर्डिंग टू यू द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन इज टू। ओके, ठीक है, सो जी गुड। सर। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब बहुत ज्यादा नॉइस का मतलब होता है शोरगुल, जैसे डीजे की आवाज है ना, आप लोग रास्ते में चलते हो, नाच गाना हो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब धक धक इस तरीके से जो है मतलब दिल करने लगता है अगर आप वहां से गुजरते हो। तो एक तो है कि अगर आप सो रहे हो, डीजे की आवाज है या कोई भी शोरगुल है, आंधी हो या तूफान हो खतरनाक तरीके की, तो उससे जो है आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप बात कर रहे हो, कोई आपके पास जो है चिल्ला रहा है, ठीक है, या डीजे की आवाज ही, आप मान लो आप बाजार में किसी से बात कर रहे हो, तो स्पीच इंटरफेरेंस, ठीक है, यानी आपकी आवाज आपके रिसीवर तक जो है आसानी से नहीं पहुंचेगी, या आप लोग एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन पाओगे। इसी तरीके से जो एजदार लोग होते हैं, ठीक है, उनसे आप पूछिए, अगर उनके सामने आप जोर से चिल्ला दो या उनके सामने आप डीजे बजा दो, कुछ भी ऐसा कर दो, तो उनका बीपी जो है हाई हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से जो है ज्यादा आवाज की वजह से जो है आपकी जो हियरिंग होती है ना, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि आपके इनर कान, यानी कान के अंदर जहां से आपकी सुनने की इब्तिदा होती है, कान के अंदर का जो पार्ट है जहां से सुनने की इब्तिदा होती है, शुरुआत होती है, उसके अंदर भी जो है शिफ्टनेस यानी डैमेज हो सकता है। ठीक है, यानी आपके कान का पर्दा जिसको हम बोलते हैं अपनी जुबान में, वो भी आपका क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, फट सकता है। रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी सांस फूलने की प्रॉब्लम तो नहीं होती है, तो यप यहां से हटाएंगे, यहां से हटाएंगे, यहां से हटाएंगे, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी इफ यू हैव नॉलेज टू एलिमिनेट द ऑप्शन, सो योर आंसर ऑटोमेटिकली कम्स, ठीक है, इन योर माइंड, इन योर ऑप्शन। चलिए, अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड फॉर रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन बाय 37 एंड यूरोपियन कम्युनिटीज या कंट्रीज वाज, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कम्युनिटी नहीं है, ये कंट्रीज है। ठीक है, ये यहाँ पर ऐड है,
ठीक है, एडिशनल ये ऐड हो गया है। क्योटो प्रोटोकॉल, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल भी आपका एक प्रोटोकॉल था, एक कन्वेंशन आप मान सकते हो, जो इसी ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को ही कम करने के लिए आया था। इमिशन का मतलब क्या है कि जो हम ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं, उसी को ये रिड्यूस करने के लिए लाया गया था। तो बेसिकली ये दो पीरियड में काम कर रहा था, ठीक है। तो पहला पीरियड इसका जो था, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड, इसके अंदर 37 यूरोपियन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और ये दावा किया था कि हम मतलब इतना परसेंट ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन कर देंगे। तो उसका पहला कमिटमेंट पीरियड कितना था, यानी कब से कब तक था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड नहीं, था डी। देखिए, यानी फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड आपने ऑप्शन वन बताया है। जी सर। नहीं, देखिए 1997 में तो क्योटो प्रोटोकॉल की बुनियाद बनी थी, ठीक है। क्योटो क्या है, ये जापान में है, ठीक है। तो जापान में क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में जो है ये आया, यानी यहाँ पर हुआ था। और 2005 के अंदर ये फोर्स के अंदर है। फोर्स के अंदर, फोर्स अंदर का मतलब ये होता है, यानी ये इम्प्लीमेंट हुआ, लोगों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। तो इसका जो पहला पीरियड है वो 2008 से 2012 तक था, और इसके अंदर जो है 5% का जो है रिडक्शन का टारगेट ये 37 यूरोपियन कंट्रीज ने रखा था। और इसका जो दूसरा कमिटमेंट पीरियड है, जिसको हम दोहा अमेंडमेंट के नाम से बोल जानते हैं। क्यों इसको हम जानते हैं, इसको हम दोहा, सॉरी, ठीक है, इसको हम दोहा कमिटमेंट बोलते हैं या दोहा हम अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोहा कतर के अंदर हुआ था। और इसके अंदर जो है 18% के रिडक्शन का टारगेट रखा गया था, और इसका जो पीरियड है वो 2012 यानी 2013 से 2020। पहला 2008 से 12 है, फिर 13 से 2020 ये 18% का इसका रिडक्शन था सेकंड कमिटमेंट पीरियड में, एज वी कॉल्ड एज दोहा अमेंडमेंट। ठीक, चलिए, ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। दिस इज कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। यानी दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग प्योरली। आप देखो, द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर डजंट डिपेंड ऑन सोशल इकोनॉमिक फैक्टर। कह रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर के जो असरात है वो सोशल इकोनॉमिक फैक्टर पर डिपेंड नहीं होते हैं। क्या ये बात सही है? रीजन में कहा गया कि नेचुरल डिजास्टर डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ अ सोसाइटी एंड अदर। देखिए, डिजास्टर का मतलब होता है, नेचुरल डिजास्टर का मतलब होता है कोई भी कुदरती आफत या मुसीबत, जैसे जलजला आ गया, सुनामी आ गई, ठीक है, बाढ़ आ गया, ये सारी चीजें आपके नेचुरल डिजास्टर का पार्ट है, यानी दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर नेचुरल डिजास्टर। तो कह रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर जो है सोसाइटी और दूसरे लोगों के दरमियान जो है कोई भेदभाव नहीं करता है। रीजन अगर हम एक्सप्लेन करें तो रीजन में ये कहा गया है कि अगर कोई भी नेचुरल तबाही आती है तो वो ये फर्क नहीं पैदा करती है कि ये खान फैमिली से है, यानी ये मुअज्जज घराने से है, ये बादशाह की फैमिली से, या फिर ये गरीब फैमिली से, तो हमें गरीब को मारना है, अमीर को नहीं मारना है। तो सोसाइटी एंड अदर मीन्स, यानी देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू पीपल्स, यानी वन इज रिच, अनदर इज पुअर। जी सर। तो बताइए उस क्या हिसाब लगा? से सर डी होगा। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। वेरी गुड। देखिए, यहाँ पे क्या है कि जब भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारी इकोनॉमी पर सबसे ज्यादा पड़ता है। पूरा का पूरा शहर जो है जलजिले से तबाह हो जाता है, तो हमारी इकोनॉमी तो गिर गई। वहां पर कितनी सारी इंडस्ट्री थी, कितने सारे लोगों के बिजनेस थे, ठीक है, सब गिर कर तबाह हो गए। तो अब इससे क्या होगा कि आप एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाओगे, आप अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाओगे, आप अपना एक अच्छा फैमिली बिजनेस रन नहीं कर पाओगे। हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है खराब हो जाएगी। कंट्री जो है हमें, मतलब बहुत सारे इसके जो है नुकसान है, इकोनॉमिक फैक्टर आप ले सकते हो। पूरा का पूरी सोसाइटी, समाज जो है तबाह बर्बाद हो जाता है, लोग अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं। तो दिस थिंग इज कम अंडर द नेचुरल डिजास्टर। ये सारी चीजें जो है आपका यही इसी का पार्ट बनता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी पर असर पड़ता है। चलिए, द थीम ऑफ सम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। थीम मीन्स यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की आपको लिस्ट बतानी है कि इनमें से कौन कौन सा एसडीजी का पार्ट है। जी, क्विक।
कम ऑन आजाद। जी सर। BCEF। BCEM यानी अकॉर्डिंग टू यू ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है कि क्लाइमेट एक्शन है। एसडीजी का जो गोल नंबर 13 है वो क्या बात करता है, वो क्लाइमेट एक्शन की ही तो बात करता है। ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज एंड जी सर। कम्युनिटीज बनाएंगे तो ये भी आपका गोल नंबर 10 है आई थिंक। ठीक है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, ये आपका गोल नंबर 16 है। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये नहीं है स्किल डेवलपमेंट एंड डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, ये नहीं है ग्रीन एग्रीकल्चर, ऐसी कोई बात नहीं की रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, ये भी आपका गोल 11 है। ठीक है, या नहीं, ये आपका गोल 10 है और ये वाला जो है आपका गोल 11 है। चलिए, अब आपको बताना है असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इट इज एप्लीकेबल फॉर यू। स्किल डेवलपमेंट इज अ की फ्यूचर इन एवरी इंडिविजुअल लाइफ्स। रीजन में कहा गया है कि एन इंडिविजुअल हु वांट टू गेट एम्प्लॉयड नीड टू पॉजेस गुड एजुकेशन ओनली। ठीक है, यानी स्किल डेवलपमेंट जो है हर इंडिविजुअल्स की लाइफ में, यानी हर पर्सन की लाइफ में, हर बंदे की लाइफ में जो है एक जबरदस्त या एक की फ्यूचर, एक अहम फ्यूचर है। यानी इफ यू वांट, ठीक है, इफ यू वांट योर फ्यूचर ब्राइट, अगर आप अपने फ्यूचर को, मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हो तो आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो एजुकेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एजुकेशन नहीं होना चाहिए, आपके अंदर स्किल भी होनी चाहिए। लेकिन आपको रीजन में बोला गया है कि एज अ इंडिविजुअल हु वांट टू गेट एम्प्लॉयड, जो जॉब चाहता है तो उसको सिर्फ एक अच्छे एजुकेशन की जरूरत है। तो बताइए क्या सही है क्या गलत है यहाँ पर। सर दोनों तो ठीक ही है, बट कुछ इसमें गलती है रीजन देखिए में। यहाँ पर ओनली कहा गया है ना, कहा गया है कि अगर आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हो तो आपको सिर्फ एजुकेशन की जरूरत, तो ये गलत है। ठीक है, देखिए सिंपल सी अच्छा। बात है, इन आवर डिजिटल एरा, इन मॉडर्न एरा, इफ यू वांट टू गेट अ जॉब, ठीक है, इफ यू वांट टू गेट अ बेटर जॉब, ठीक है, या अ बेटर पोजीशन, यू मस्ट हैव नेसेसरी, ठीक है, टू गेट एजुकेशन विथ स्किल। ठीक है, विथ स्किल एंड विथ प्रैक्टिस, तभी जो है आपको एक अच्छा एजुकेशन मिल सकता है, तभी आपको एक अच्छी जो है जॉब मिल सकती है, एक अच्छी पोजीशन आप ले सकते हो इन मतलब इन डिजिटल एरा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जो है पढ़ तो लिया है लेकिन आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आप ले लो कि आपने एमबीबीएस कर लिया, आपने डॉक्टरी का कोर्स कर लिया, बट आपके अंदर प्रैक्टिस है ही नहीं, आप ऑपरेशन करना जानते ही नहीं, आप पेशेंट को चेक करना जानते ही नहीं हो, ठीक है, आप ड्रेसिंग करना जानते ही नहीं हो, तो आपकी नॉलेज काम नहीं देगी, वहां पर आपको नॉलेज के साथ प्रैक्टिस स्किल भी जो है काम देगी। ठीक है, अब जी जैसे सर। अभी भी जो है आप लोग नेट का एग्जाम निकालोगे, पीएचडी करोगे, अगर आप टीचर बनोगे तो आपके अंदर टीचर वाली स्किल होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए। जब तक आप उस चीज को अपने अंदर नहीं लाओगे तो सिर्फ नॉलेज लेकर हम क्या करेंगे जब हम बच्चों को समझा नहीं पाएंगे, तो इससे यही चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मिलीनियम डेवलपमेंट गोल, तो कौन सा जो है एक एमडीजी नहीं है इसमें से। जी सर। ऑप्शन सी। गुड, ठीक है, and one more question please tell when was started the millennium development goal, when was started the millennium development goal, यानी इसकी शुरुआत कब की गई थी। ये इसके अंदर दो 8 गोल्स हैं। ठीक, हाँ बोलिए। 2015 तक था सर 2000 लास्ट टाइम। 2000 में ये बना था, 2015 तक, फिर इसकी जगह एचडीजी आ गए। ठीक है, आपका एचडीजी जो है 2015 में बना और वो 2030 तक रहेगा। ठीक, जी। इसके अंदर 17 गोल थे और इसके अंदर आपके 18 गोल थे। चलिए, which of the following is the correct sequence of greenhouse gases according to their relative global warming potential in increasing order।
देखिए ग्रीन हाउस गैसेस का जो है, जब हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल निकालते हैं ना, तो इसका जो तरीका होता है निकालने का, ये 100 साल पर निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर शायद अभी अगर आपने पढ़ा होगा क्लासेस, तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वहां पर आपको पूरा परसेंटेज भी दिया था, पूरी स्लाइड में विजिबल दिया था। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर निकाल कर बताना है। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि हम ग्रीन हाउस का जो है 100 ईयर्स पर जो है पोटेंशियल निकालते हैं। और ये पोटेंशियल निकालने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 कहा जाता है, जिसका फार्मूला, इसी को हम बेस मानते हैं, यानी इसका बेस जो होता है 1। ठीक है, इसी का बेस या 0 या 1 हम मान लेते हैं, और इसी के मुकाबले में हम फिर कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे कम से सबसे ज्यादा तक जाना। तो अगर CO2 को हमने बेस बना लिया है पोटेंशियल में 1 है, तो मीथेन जो है ये 22 ईयर रहती है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड 120 ईयर, फिर ये जो है आपका 100 है, 1000 है, या इसके आगे जो है ये बढ़ती रहती है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, तो ये 5500 या 5600 या 3200 साल जो है वो क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो करती रहती है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए। यानी हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस इट इज अ सेपरेट चैप्टर। ठीक है, इट इज अ वेरी लेंथी चैप्टर। अगर आपने जो है क्लासेस में इन चीजों को समझ लिया, फर्स्ट आपको समझना है कि ग्रीन हाउस है क्या, और सेकंड आपको समझना है कि ग्रीन हाउस के अंदर कितनी गैसेस आती हैं, कौन सी गैसेस जो नेचुरल होती हैं, कौन सी गैसेस जो ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से निकलती हैं। फिर आपको समझना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, यानी ग्रीन हाउस किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से वो हीटों को जो है ट्रैप करती है। फिर आपको समझना है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। ये सारी चीजें वहां पे आपको बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं। तो अगर आपने वहां पे पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है आपको समझ में ना आए, तो सो यू कैन आस्क मी एवरी टाइम। ठीक है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जरूर उसको पढ़ें, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। अदरवाइज आप समझ भी लोगे, लेकिन बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं खामियां तो जरूर रहेंगी, क्योंकि वहां पर थ्योरेटिकल बेस में आपको चीजें दी गई हैं और पढ़ाई गई हैं। ठीक, चलिए, consider the following statement. The Millennium Development Goal were to be achieved by 2015, यानी Millennium Development Goal को अचीव किया गया 2015 तक। The Sustainable Development Goal will guide United Nations Development Program policy until 2035. The Sustainable Development Goal came into effect in January 2016. तो बताइए, please eliminate the one option and give the correct answer. सी, ए एंड सी। गुड। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो UNDEP के थ्रू जो है ये बनाया गया था, तो ये 2035 नहीं है, ये आपका 2030 है। और SDG आपका बना था 2015 में, बट इफेक्ट के अंदर, यानी ये शुरू कब हो गया था, इस पर काम करना जो लोगों ने शुरू कर दिया था, वो आपका 2016 में हुआ था। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इफेक्ट। चलिए, असर्शन में कहा गया कि फॉरेस्ट हेल्प इन इम्प्रूविंग द एयर क्वालिटी ऑफ अ प्लेस, यानी जंगल जो होते हैं वो किसी भी जगह की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे आप जहां भी रहते हो, अगर आपके एरिया में जंगलात हैं, तो वहां की हवा जो होती है खूब ताज़ा होती है, साफ शफाफ होती है। आप शहर में रहते हो, शहरों में जंगल नहीं होते, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, तो आप देखोगे गाड़ी के धुएं और जो पॉल्यूशन है, जैसे दिल्ली का एरिया ले लो, कितना बुरा वहां पे है ना रहने के लिए। तो वहां की हवा जो है फ्रेश नहीं होती। तो हम कह सकते हैं इट इज द सिंपल क्वेश्चन, द असर्शन इज द करेक्ट, राइट। फिर रीजन में कहा गया कि some tree species emit volatile organic compounds such as isoprene which may contribute to the formation of tropospheric ozone, यानी कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनकी वजह से VOC निकलता है। VOC एक तरीके की गैस है जिसका फुल फॉर्म है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उन VOC में से जैसे आइसोफ्रेंस, यानी VOC की ही एक गैस है जिसको हम बोलते हैं आइसोफ्रेंस, जिसकी वजह से ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन होता है। देखिए ओजोन दो तरीके की होती है, एक होती है गुड ओजोन, ठीक है, और एक होती है हमारी बैड ओजोन। बैड ओजोन को हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के नाम से जानते हैं, और ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बनती है, जैसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पेड़ से निकल रहा है, जैसे आइसोफेरेंस। ठीक है, तो ये और जो हमारा एक पॉल्यूशन होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब ये दोनों आपस में सूरज की रोशनी में मिलते हैं, तो उसकी वजह से जो है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनता है। और ये ओजोन जो है हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदेह होता है, और इसी को अनदर नेम में हम क्या बोलते हैं, बैड ओजोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, गुड ओजोन ये वही है जो हमारी ओजोन लेयर के अंदर पाई जाती है, जो हमारी प्रोटेक्शन देती है हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ठीक है,
तो सो दोनों ऑप्शन यानी असर्शन एंड रीजन बोथ आर द करेक्ट, बट एक्सप्लेनेशन इज द नॉट करेक्ट, क्योंकि ऊपर वाले असर्शन में फॉरेस्ट की बात की जा रही है, नीचे वाले में जो है वीओसी की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए। Schistosomiasis is a common water disease is spread by which of the following। देखिए एसिस्टोमाइसिस जो है आपकी एक पानी वाली बीमारी है, ठीक है, जो कि किसकी वजह से फैलती है, वो आपका है सरसैरिया। सरसैरिया क्या है, ये एक तरीके का कीड़ा है। जैसे आपने पानी के अंदर जो घोंगा आप लोग देखते हो या फिर जो सीपी देखते हो ना, जब आप उसको अपने हाथ से निकालो तो उसमें से कुछ इस तरीके के कीड़े जो है निकलते हैं, लंबे लंबे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे पानी में हो जिसके अंदर ये वाला कीड़ा है, आपने उस पानी को नहा लिया या उस पानी से आपने अपना टचअप कर लिया है, तो आपको जो बीमारी होगी उस मतलब एक तरीके की बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं शिस्टोसोमाइसिस। इसमें आपको कालरा जैसी बीमारी होती है, यानी आपका पेट खराब हो जाएगा, स्किन खराब हो सकती है, और भी मुख्तलिफ तरीके के जो है सिम्टम आपको जो है दिख सकते हैं, ये सारी चीजें होती है। चलिए, Montreal Protocol was signed in order to address which of the following environmental issues। Montreal Protocol को जो है फॉलोइंग में से किस इश्यूज से निपटने के लिए जो है इसको साइन किया गया था। अभी काफी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, बताइए। ऑप्शन बी। हाँ, देखिए ये डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ना, यानी जो हमारी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है, इसी को डिप्लीट करने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो है ना, ये आपका यही वाला जो क्वेश्चन है जो वीओसी की वजह से बनता है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको अलग करके रखना है। मतलब ये बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे या फिर जिन्होंने क्लास को देखा होगा ना, तो हमने इन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया, स्लाइड भी दी है, इमेज भी दिया, आपको लेयर भी समझाया, लेयर का तरीका भी बताया, सारी चीजें वहां पे है। तो आपको वहां से पढ़ना होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस हो सकती है, गिरा गुजर सकता है चीजों को समझने में। बाकी कंसेप्ट को क्लियर करने में या समझाने में कोई भी दिक्कत नहीं आपको होगी अगर आपने क्लास के अंदर देखा होगा। नहीं देखा है, अगर आपने देखा है ना भी समझ में आए, सो यू कैन आस्क मी एवरी टाइम। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्थ वुड बी सफर विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। कह रहे हैं कि जमीन को जो है बगैर ग्रीन हाउस इफेक्ट के सफर करना चाहिए। इज दिस पॉसिबल? क्या ये मुमकिन है कि हमारी जमीन जो है बगैर ग्रीन हाउस गैसेस के रह सकती है? नहीं, क्योंकि नहीं हम, सर। हाँ, क्योंकि हमने आपको कहा है कि कुदरत ने जो है कुछ ग्रीन हाउस गैसेस दी है। क्यों दी है? ताकि वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बरकरार रखे। अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होगी तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो हो जाएगा, और जमीन के ऊपर जो जिंदगियां एग्जिस्ट करती हैं, जो ह्यूमन या जानवर रहते हैं, वो कभी भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा ठंड होगी, लोग सुकड़ कर मर जाएंगे। यही ग्रीन हाउस गैसेस जो है रहती है, क्योंकि ये गर्म रहती है तो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बरकरार रखती है। यानी हम मतलब कुछ गर्मी होती है, कुछ ठंडी होती है, कुछ गर्मी होती है, कुछ ठंडी होती है, जैसे हमें जो है मौसम मिलता है। यानी अब जो ये हम लोग ये जो मौसम इंजॉय करते हैं, 6 महीना जो है, 4 महीना ठंडी का होता है, 5 महीना गर्मी का होता है, फिर बरसात का होता है। इसके पीछे भी एक साइंसिफिक लॉजिक है जो आपको पढ़े, जो आप लोग जब अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहां पर आपको बताया गया है आखिर ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ये सारी चीज हम लोग जानते हैं कि जमीन जो है घूमती है, ठीक है। तो वो कैसे घूमती है, क्यों घूमती है, सर्दी गर्मी किस तरीके से होती है, तो वो साइंटिफिक टर्म में आप वहां पर भी चीजों को पढ़ लेंगे। बट यहाँ पर आपको ये जानना है कि ग्रीन हाउस गैसेस का होना अर्थ के लिए जरूरी है, बट जितना मिकदार रहना चाहिए उतना ही जरूरी है। अगर उससे ज्यादा होगी तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है। जैसे हम लोग गर्मियों के मौसम में गर्मी को महसूस करते हैं, क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि उसी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जिसका लेवल बढ़ गया है, ठीक। अब देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस का जो है मेजर कंट्रीब्यूशन, यानी सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस कहां से निकलती है, कहां से आती है? सीओडी, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम ह्यूमन भी छोड़ते हैं, जानवर भी छोड़ते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधों से भी निकलता है, यानी मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटी से CO2 निकलता है। अर्थ का क्लाइमेट वाज चेंजिंग इवन बिफोर मैन अपेयर्ड ऑन अर्थ, ठीक है। कह रहे हैं कि जमीन का जो माहौल है ना, वो पहले से ही चेंज हो रहा था, यहां तक कि मैन के यानी इंसानों की जिंदगी पर, इंसानों के जमीन पर आने से पहले ही अर्थ का माहौल या मौसम जो है वो चेंज हो रहा था। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है जब इस दुनिया के अंदर इंसान नहीं आए थे, इससे पहले भी बहुत सारी नेचुरल एक्टिविटी इस जमीन पर हो रही थी।
जैसे ज्वालामुखी फट रही थी जिसको हम वोल्केनिक एरिप्शन बोलते हैं, ठीक है, जलजले आ रहे थे, सुनामियां आ रही थी, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो है मतलब इस अर्थ पर आ रही थी जिसकी वजह से अर्थ का माहौल पहले से ही बदल रहा था, ठीक है। फिर ह्यूमन का जब ज़ुहूर हुआ है तो उसके बाद ह्यूमन ने बहुत सारे काम यहाँ पर करना शुरू कर दिए हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही है, फर्स्ट जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, विच अमॉन्ग दी फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड, यानी ये सब आपके खतरे हैं। वोल्केनिक इरप्शन जिसको हम ज्वालामुखी बोलते हैं, ड्रॉट बिल्कुल सूखा पड़ जाना, वाइल्ड फायर जंगल की आग, जैसे अभी इसराइल में आपने सुना था, अमेरिका में आपने सुना था जंगल में आग। हम लोग सोचते हैं कि जंगल में तो सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां हरी होती, बट आग कैसे लग जाती है? तो वही है नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल हजार्ड, कुदरती आफत है, मुसीबत है, ठीक है। लगती है तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लैंडस्लाइड, ये कश्मीर वगैरह की एरिया में आप देखोगे, ठीक है, जो पहाड़ी एरिया होते हैं, जो हिली एरिया होती है, पूरा का पूरा जो है पहाड़ ही गिरने लगता है, रास्ते टूट टूट कर जो है बिखरने लगते हैं। तो नेचुरल हजार्ड जो रिलेटिवली स्लो ऑनसेट का मतलब जो है जो धीरे धीरे होते हैं, तो इसमें से वो कौन से हैं? यानी जो बैक वक्त तो नहीं होते। देखिए, अगर ज्वालामुखी फुटती है, ये है आपका हिस्सा, ज्वालामुखी फुटेगी, फट से फुट के ऊपर की तरफ लावा आ जाएगा, मैग्मा निकलने लगता है। और वाइल्ड फायर, अगर जंगल की आग लगती है तो वो खतरनाक तरीके से जो है पूरा बढ़ने लगती है, सुलगने लगती है। लैंडस्लाइड, अगर कोई भी जो है पहाड़ गिरता है या कुछ भी होता है तो वो पूरा एरिया ऐसे गिर जाता है, गड्ढा बन जाता है। ये ड्रॉट जो होती है ना, ये ऑनसेट, स्लो ऑनसेट का मतलब ये धीरे धीरे होता है, ठीक है। आप देखोगे 1 महीना 1.5 महीने का टाइम लगता है, तब जाकर पूरी जमीन बिल्कुल एकदम सूख जाती है, पूरी पेड़ पौधे फसल जो है बिल्कुल सूख जाते हैं। आमतौर पर पंजाब की एरिया, बिहार की एरिया, इसी तरीके से कुछ नॉर्थ यूपी की एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये ड्रॉट जो है पाया जाता है, ठीक। रेतीली एरिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। राजस्थान में आप देख सकते हैं, जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर यह सूखापन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अभी ये चीज हमने आपको बताई थी, सो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया है। अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल द पार्टीज इन द सेकंड कमिटमेंट पीरियड हैव टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशन विद रेफरेंस 2090 लेवल बाय एटलीस्ट। तो सेकंड कमिटमेंट पीरियड में 1990 के लेवल को कंपेयर करके जो हमने कमिटमेंट किया था ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करने का, तो वो कितना परसेंट था? जी, आजाद प्लीज म्यूट योर कैमरा। जी सर, कहाँ आ गया? जी, तो ये क्या है आपका? ठीक है। 18%, ठीक है। इसी को हम दोहा अमेंडमेंट बोलते हैं, और इसके अंदर जो परसेंटेज था वो आपका 18% था, ठीक है। चलिए, एज पर प्रोविजन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, देखिए आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो है या कंट्रीब्यूशन मतलब बहुत खुलकर नहीं आ रहा है, कि वो एक्टिव इंगेजमेंट वाला जो होता है वो नहीं आ रहा है। इससे यही साफ जाहिर हो रहा है कि आप लोग जो है मतलब या पढ़े नहीं है, या फिर पढ़ा है तो आपने रिवाइज नहीं किया, या फिर आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। जो भी है, वरना कुछ ना कुछ तो आप लोग हिंट देते, कुछ ना कुछ तो आप जरूर बताते कि हाँ ये ऑप्शन सही है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो एज पर द पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से आपको बताना है, इंटेंड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आईएनडीसी को हर साल जो रिव्यू किया जाएगा वो साल की मिकदार क्या थी? आईएनडीसी है क्या, पेरिस एग्रीमेंट है क्या? पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, आप खुद ब खुद बता सकते हो कि आईएनडीसी को रिव्यू कितने साल पे किया जाएगा। जी, जी, डू यू नो आजाद? जी सर, 5 ईयर। गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये है आपका 5 साल पे, ठीक है। आईएनडीसी में ये था। देखिए, पेरिस एग्रीमेंट भी जो है ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए ही पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो है किया गया था। पेरिस जो फ्रांस में, एग्रीमेंट का मतलब एक मुआहदा या इत्तेफाक जिसमें बहुत सारी कंट्रीज जो है इंटरनेशनल लेवल पे शामिल थी, जिसके अंदर कहा गया था, और इसके अंदर एक फ्रेमवर्क बनाया गया था जिसको हम बोलते हैं आईएनडीसी। आईएनडीसी का मतलब ये होता है कि हर 5 साल पर जो कंट्रीज इस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर या इस मुआहदे के अंदर शामिल थी, वो अपना पूरा बताएंगे कि हमने 5 साल के अंदर कितना कम किया है, या कि कितना ग्रीन हाउस गैसेस के इस्तेमाल को हमने बंद किया है, या फिर हमने कितना मतलब रिड्यूस किया, ये सारी चीजें थी। और हमें कम करने के लिए किन चीजों की जरूरत है या किन चीजों की जरूरत नहीं है। तो सो आईएनडीसी इसीलिए बनाया गया था ताकि हर कंट्री हर 5 साल पे अपनी रिपोर्ट जो है पेरिस एग्रीमेंट को पेश कर सके, यानी पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें जो भी चीजें बताई गई थी वहां पर पेश कर सके और बता सके। चलिए, ओलिगोट्रोफिक लेक आर कैरेक्टराइज्ड बाय ओलिगोट्रोफिक लेक, ठीक है।
यानी एक होता है हमारा यूथ्रोफिक लेक, यानी ऐसी लेक या ऐसी झील जिसका पानी बिल्कुल गंदा होता है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट यानी जो ग़िज़ा, जो काई होती है, जिसको हम अलगल बुलूम बोलते हैं ना, जो पानी आप देखते हो जो बिल्कुल एकदम हरा हरा हो जाता है ना, काई जिसको हम लोग अपनी देहातों में बोलते हैं। तो मतलब उस लेक का पानी अगर बिल्कुल ऐसा है, ठीक, जिसके अंदर एकदम गंदगी हरी हरी आपको दिख रही है, उसको बोला जाता है यूथ्रोपिक लेक, यानी कहा जाएगा हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी उस पानी के अंदर की जो गिजा है, जो गंदगी है, बिल्कुल हाई है। ओलिगोट्रोपिक लेक यानी ऐसी लेक जिसका पानी साफ होता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या है, अब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी उस गंदगी या अलगल बुलोम की जो है बिल्कुल अदमे मौजूदगी है, यानी पानी बिल्कुल क्या है आपका साफ है। सर एक्सप्लेन कीजिए ना, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। देखिए दो तरीके की आपकी क्या होती है, लेक होती है, ठीक है। एक होता है आपकी यूथ्रोफिक लेक, EUT, ठीक है, और वो ओ समझ में पी एच आई सी, यूथ्रोफिक लेक। लेक का मतलब होता है झील या तालाब या जिसके अंदर पानी होता है, जी ठीक है। तो आपने जी। देखा होगा कुछ ऐसी झील होती हैं जिसका पानी बिल्कुल हरा हो जाता है। तो पानी हरा क्यों होता है, यानी वो पानी सड़ गया है, खराब हो गया, उसके अंदर इतनी गंदगी, इतना पॉल्यूशन है कि पानी का रंग बिल्कुल ग्रीन में तब्दील हो गया है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं कि अगर यूथ्रोफिक लेक के अंदर हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है कि यानी वही गंदगी, वही पॉल्यूशन उस पानी के अंदर बिल्कुल हाई है। इज दिस क्लियर? यानी वो पानी पीने के लायक जी नहीं है। ओलिगोट्रोफिक लेक का मतलब क्या है कि यानी वो पानी बिल्कुल साफ है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट यानी पॉल्यूशन या गंदगी जो है बिल्कुल एब्सेंस है, यानी बिल्कुल गंदगी नहीं पाई जाती है। आया समझ में? जी सर आ गया, मैं देखा था, भूल चुके थे। ठीक। वन ऑफ द मेन आउटकम ऑफ द Rio+20, देखिए जो हमारी अर्थ समिट हुई थी 1992 के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियो समिट या रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर जो हुई थी, ठीक है। अर्थ समिट जो हुई थी, कब हुई थी, 1992 में हुई थी। हर 10 साल पे जो है इसके एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो 1992 में हुई थी, इसकी पहली एनिवर्सरी कब हुई, 2002 में हुई, ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरी एनिवर्सरी हुई थी 2012 में हुई थी। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, Rio+20 कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। तो Rio+20 कॉन्फ्रेंस में जो है किस चीज को डेवलप करने की बात की गई थी? सर ये सस्टेनेबल हाँ, डेवलपमेंट तो ये गोल। है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का सबसे पहले कंसेप्ट जो है यहीं पर आया था, फिर बाकायदा 2015 में उसको लॉन्च किया गया 17 गोल के साथ। चलिए, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन अ वाटर बॉडी, यानी अगर पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन का टेम्परेचर अगर हाई है, ठीक है, तो आपका वो पानी, यानी अगर टेम्परेचर में बढ़ोतरी है तो डिजोल्व ऑक्सीजन का कंटेंट वाटर बॉडी में क्या होगा, डिक्रीज का होगा, इंक्रीज का होगा, या फिक्स होगा, या इंक्रीज या क्रीज, या टेम्परेचर पर फिक्स होगा, क्या होगा? ये सब 2 चैप्टर है, समझ में नहीं आ रहा है। जी, डीजल ऑक्सीजन हमने आपको लिखा था ना सर, एक दिन ग्रुप में। एक मिनट देखिए, यहाँ पे क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन, सिंपल सी बात है, पानी का ऑक्सीजन। क्या है? पानी का ऑक्सीजन, यानी पानी के अंदर एक ऑक्सीजन होता है, ठीक, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे पास भी ऑक्सीजन है, तो पानी का भी ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो अगर पानी का ऑक्सीजन जो है बिल्कुल मतलब उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज है, इंक्रीज का मतलब ये है कि यानी ये पानी का ऑक्सीजन जो है खत्म हो रहा है। पानी का ऑक्सीजन खत्म कब होता है, जब पानी के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, या पानी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। तब पानी का टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है, यानी ये पानी जो है ऑक्सीजन की डिमांड करता है, ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड करता है। तो ऐसे पानी को हम बोलेंगे कि यानी इसका डिसोल्व ऑक्सीजन जो है क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, यानी इसका ऑक्सीजन कम हो गया है। यही है, सिंपल सी बात है, इसका कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। यानी डिसोल्व ऑक्सीजन, पानी का जो ऑक्सीजन है, अगर उस पानी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो इससे हम यही समझेंगे कि यानी पानी का ऑक्सीजन जो है पॉल्यूटेड में तब्दील हो गया, यानी सारे पॉल्यूशन ने पानी के ऑक्सीजन को ले लिया है, इसलिए पानी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, पानी ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है। तो उसी को हम बोलेंगे कि यानी पानी, वाटर बॉडी में जो है डिसोल्व ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो बिल्कुल डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, तभी टेम्परेचर क्या है, हाई है, ठीक।
जी सर। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है कोई मतलब और भी बहुत सारे क्वेश्चन है या फिर जो है स्लाइड जो है मतलब आप क्लासेस में रिकॉर्डेड वीडियो जो आपको दी गई है वहां पर आप स्लाइड देखोगे, ठीक है, तो उसमें पूरी थ्योरी है, बाकायदा पूरा इमेज है, वहां पे डायग्राम है, तो उससे आपको और अच्छे से जो है ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो फिर आप और ना समझ में आए तो आप हमसे पर्सनल पे भी पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं आपके मन में जो घूम रहे हैं, ठीक है। जी सर। चलिए, तो ये वही आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है, ये है, बताइए। इफ यू विल एलिमिनेट द वन ऑप्शन, ठीक है, सो योर आंसर इन योर हैंड। ABD। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ये आपका एसडीजी है, ये आपका एमडीजी नहीं है, ठीक है। चलिए, ये बताइए। दिस क्वेश्चन इज डिवाइडेड ऑन टू पार्ट, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। B sir, only two. Correct. हाँ, क्योंकि एमडीजी जो है आपका 2000 में नहीं, 2010 में नहीं, बल्कि 2000 में क्या है, अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। और ये आपका एक गोल है, गालिबन ये कौन सा गोल है, वन ऑफ द मिलियन, आपका 8वां गोल है ना, सबसे लास्ट वाला गोल है ये। चलिए, तो ये था, हमने आज की क्लास में जो है 25 या 26 के अराउंड जो है क्वेश्चन को डिस्कस किया है, ठीक है। बट मुझे कुछ थोड़ा सा मायूसी इस चीज़ पे लगती है कि मतलब बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन आप लोग नहीं दे रहे हो, ठीक है। और अक्सर बच्चे Sir, इसीलिए इसकी क्लास को ज्वाइन भी नहीं करते हैं क्योंकि वो पढ़ते भी नहीं इन चीज़ों को। जी जी, आजाद।